नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्ट सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। इसी के बारे में समझेंगे, मानव का पाचन तंत्र। और आज बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए इससे हर जगह यानी कि क्या, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 11th हो, 12th में तो शायद नहीं होता है, ठीक है, 11th हो या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम बात करें तो उसमें इससे क्वेश्चन अटेंड किए ही जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए डाइजेस्ट सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब होता है कि देखिए हर एक सिस्टम होता है, सबका एक मतलब सिस्टम, जैसे मोबाइल में भी सिस्टम होता है, किट है, एक साथ काम करते हैं। सिस्टम में क्या होता है, कोई चीज है क्या करती है, जब वर्क करती है तो एक साथ वर्क करती है, ना कि अलग अलग वर्क करती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे कि गैस को देख लीजिए। गैस अगर जलता है तो उसके साथ में क्या जलता है, लाइटर की आवश्यकता होती है। लाइट बिना लाइटर के तो चलता ही नहीं है, ठीक है, चूल्हे की आवश्यकता होती है। तो गैस को जलाने के लिए चूल्हे की और गैस की दोनों की आवश्यकता आती है, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जलते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी एक सिस्टम का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि जो हम लोग का डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, वो एक साथ वर्क करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। देखिए पहला है, यह है डाइजेस्ट सिस्टम। ये मानव का पाचन तंत्र का एक स्ट्रक्चर है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, शायद कम दिख रहा हो, ठीक है, तो इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, तो यह मानव का पाचन तंत्र है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्ट हैं, उसको हम एक एक कर कर आगे समझते जाएंगे, जो कि पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की, तो इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम दो पार्ट में समझते हैं, एक है एलिमेंट्री कैनल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड में अलग अलग चीजें आती हैं, ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और एलिमेंट्री नाल को हम लोग मतलब कि जो एलिमेंट्री नाल में आता है, इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं। तो कहाँ से खाना जाता है, कहाँ तक निकलता है, इन सारी चीजों को हमको समझना है और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्री नाल को। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए इस चैप्टर बहुत कॉम्पिटेटिव चैप्टर है, यानी बोले तो बहुत टफ चैप्टर होता है, लेकिन हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ग्रंथि आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार से आ जाएंगी, जिनको अलग आप कहेंगे सर जी ये क्या है, वो क्या है। तो इन सारी चीजों को समझना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। समझिए क्या होता है एलिमेंट्री कैनल। क्या है कि एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है आहार नल। क्या है आहार नल, इसकी लंबाई जो होती है ना 32 फीट होती है। आहार नल की लंबाई जो होती है कितनी होती है, 32 फीट होती है। आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट। ठीक है, आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, यदि आपको बाहर से साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा आप एडजस्ट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ जिंदगी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले वाली वीडियो में बताएं कि कॉलोनी जो है हमारी थोड़ा साउंड वाले एरिया में है। ठीक है, और आज छुट्टी है स्कूल का, जिसके वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे घर पर रहेंगे तो रोएंगे, गाएंगे, खेलेंगे, तो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नल की। आहार नल की जो लंबाई होती है 32 फीट होती है। अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर मुंह आता है, जो मुख आता है, ठीक है, जहां से खाना हम अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद ग्रसनी आती है, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या आता है, मुख, जहां से हम खाना अंदर करते हैं। उसके बाद से क्या है, ग्रसनली, यानी कि जिसमें खाना जाता है। ठीक है, श्वसनी की बात करेगा ना तो श्वसनी अलग होता है, ग्रसनी अलग होता है। श्वसनी में ऑक्सीजन जाता है, जैसे कि आप सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है, सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है, तो वो जाता है फेफड़े के अंदर। ठीक है, और जब क्या करते हैं कि जब खाना खाते हैं तो वो जाता है किसके अंदर, पेट के अंदर। तो वो खाना जिस रास्ते से जाता है ना, उसे ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, एक ग्रासनली। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रासनली। ठीक है, अब ये देखो अमाशय, अमाशय का मतलब होता है पेट। अमाशय को हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। पेट यानी बोले ना तो इस स्टोमच भी बोलते हैं, पेट भी लोग बोलते हैं। तो पेट अलग होता है, देखिए पेट अलग होता है। देखिए यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये पेट का हिस्सा है, ये ग्रसनी का हिस्सा है, ये मुख का हिस्सा है। मुख में दांत होते हैं, तो उन सबके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह है हमारा क्या, ग्रासनली। ठीक है, यहाँ से खाना क्या होता है, अंदर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर आता है पेट में, पेट में आने के बाद से कहाँ आता है, देखिए छोटी आंत में, छोटी आंत से कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से कहाँ चला जाता है, गुदा द्वार द्वारा। इस तरह पूरी तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पहले क्या है, मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से पेट, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदा। ठीक है, रेक्टम मला से गुदा होकर बाहर हो जाता है। यह सारे प्रोसीजर होते हैं मानव के पाचन तंत्र के अंदर। बातें समझ में आ रही है। यदि हम बात करें, ठीक है, दूसरे चीज में, तो दूसरे चीज में क्या है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें ग्रंथियों को पढ़ना है। देखिए ये ग्रंथि जो है ना, अलग अलग हिस्से से
अलग अलग तरीके से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये जो मुंह में भी पाई जाएगी, पेट में भी पाई जाएगी, तो इनको अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे आता जाएगा एक एक साथ में हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिए पहला आएगा लार ग्रंथि जो मुंह में पाई जाती है, दूसरा आएगा जठर ग्रंथि, तीसरा आएगा लीवर यानी लीवर इस साइड और पित्ताशय, लीवर के अंदर ही पित्ताशय होता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लीवर, यह है पित्ताशय, ये भी हमारा ग्रंथि है, इतना ध्यान रखिएगा। लीवर और पित्ताशय क्या है, ग्रंथि है, वो क्या है, ग्रंथि। इस बातों को ध्यान रखिएगा। अग्नाशय, अग्नाशय यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर बनाए हैं चित्र इसे, ठीक है। ये अग्नाशय का है जिसे आप लोग चूस्ता कहते हैं, ठीक। आंत की बात करें तो आंत भी एक ग्रंथि है, ठीक है। आंत ग्रंथि यानी आंत के अंदर भी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। आंत के अंदर भी क्या होती है, ग्रंथि पाई जाती है, जैसे जठर ग्रंथि, जठर रस का स्राव करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, पेट के अंदर यानी कि आंत के अंदर, छोटी जात के अंदर, बड़ी जात के अंदर भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। उसके बाद से हम लोग पाचन तंत्र को समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे क्या, और एक एक करके हम आपको समझाएंगे। देखिए पाचन है क्या, ठीक है। पाचन उसे कहते हैं ना कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देना ही पाचन कहलाता है। अब पाचन एक भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया है, क्या है, पाचन एक भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे ये क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। या बोल सकते हैं जटिल पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक। अब पाचन में एक चीज ध्यान रखिएगा, पाचन में ना हम बोले कि पाचन ना, जैसे कि अभी जल, विटामिन, खनिज का, इन सब का पाचन नहीं होता है। जल, विटामिन, खनिज का इन सब का पाचन नहीं होता है। इनका होता क्या है, तो इनका होता है अवशोषण। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण यानी ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आई बात है समझ में। तो पाचन और ऑब्जॉर्प्शन में और अंतर है। पाचन यानी कि अवशोषण, और देखिए पाचन क्या होता है कि पाचन में क्या, छोटी जात में खाना जाएगा, उसके बाद उसका पाचन होगा, ठीक। जटिल पदार्थों सरल अणुओं में टूटेगा। लेकिन ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि उसे खींचना, चूसना, ठीक है। जैसे क्या करते हैं आप, लॉलीपॉप क्या करते हैं, चबाते नहीं ना है, उसको चूसते हैं, क्या करते हैं। तो उसी प्रकार छोटी जो आंत होती है ना, उस मिनरल्स, विटामिन को क्या करती है, चूसती है और आपके ब्लड में भेज देती है। तो यह प्रोसीजर होता है। उसके बाद बात करें, पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया, हम बात बोले हैं, ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य होता क्या है, तो पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। क्या करना, पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और जो पाचन जो क्या होता है, मुख से जो पछवाड़ा तक, ठीक है, यानी ये मुख गुहा से जो क्या होता है पछवाड़ा तक, पछवाड़ा यानी बोले गूदा बाहु, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम कभी कभी थोड़ा भोजपुरी में बोल देते हैं, ठीक है। तो गूदा यानी कि पछवाड़ा, पछवाड़ा यानी कि जैसे आप एनस कहते हैं, ठीक है, एनस, ठीक है। लोग इसे मतलब गांव में कुछ और ही कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एनस आप समझ रहे हैं, जहाँ से क्या होता है मल निकलता है, उसे एनस कहते हैं, ठीक है। मुख गुहा यानी मुख से, यहाँ से और यहाँ तक के को कहते हैं आहार नाल, जहां से भोजन जाता है या जहां से निकलता है, ठीक है। इसके बीच में उसका क्रियाक्रम सब हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो लंबाई होती है ना, 32 फीट होती है। कितनी होती है, आहार नाल की टोटल लंबाई कितनी होती है, 32 फीट। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम किसी जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे हम समझेंगे किसको, तो आगे समझेंगे माउथ को, यानी ओरल को, यानी मुख को, ठीक है। या बोल सकते हैं वोकल कैविटी से बोलते हैं, बोलस कैविटी भी आदमी बोलता है कभी कभी, ठीक है। बोलस अलग चीज है, ठीक है, हम आगे बताएंगे। तो माउथ, ओरल, या बोल सकते हैं मुख गुहा, या क्या बोल सकते हैं, मुख गुहा, जिसमें खाना आप क्या करते हैं, खाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये मुंह, तो यह है मुख गुहा। ये इसके अंदर जो खाली जगह है ना, उसी को मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जिस जगह को खाली जगह पाया जाता है, जैसे कि लीवर भी एक खाली जगह के अंदर ही एडजस्ट है, तो वो गुहाओं में एडजस्ट है। किसमें एडजस्ट है, गुहाओं में। तो इसमें खाना जब मुंह में रखते हैं तो ये खाली जगह पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, मुख गुहा, जहाँ खाना अंदर आप रखते हैं। एक चीज समझिए कि जो मुख होता है ना, इसमें दांत पाए जाते हैं। टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन छोटे वाले बच्चों में थोड़ा दुधाहा का भी दांत होता है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा। दुधाहा दांत यानी बोले तो दूध का दांत होता है, जो टूट जाता है, जो सामने होता है, साइड में नहीं होता है, सामने होता है, ठीक है, कम उम्र में टूट जाता है। एक चीज समझिए, मुंह में हम बोले कि जीभ भी होता है। एक चीज समझिए, जीभ का वर्क क्या होता है, तो मुंह में जीभ का कोई वर्क नहीं होता है, बस केवल वो क्या करते हैं, जैसे खाना को अंदर ढकेले तो उसे लपेटने, फपेटने, या बोले तो फेंटने का काम करती है। जीभ क्या करती है, फेंटने का, खाना को क्या करती है। जैसे कि आप कढ़ाई में खाना खाते हैं, कढ़ाई में खाना नहीं खाते, कढ़ाई में आप क्या करते हैं, सब्जी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। तो जो मुंह में खाना खाएंगे तो उसे चलाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए, कौन बताइए। तो जीभ क्या करती है, उसको चारों तरफ फेंट देती है।
अब उसको हम बताएंगे वो फेंटने का कैसे काम करती है। अब इसमें एक चीज समझिए, मुंह के अंदर क्या होता है कि कितनी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुंह के अंदर कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। यदि हम बात करें मुंह के अंदर दांत भी होता है, हम बोले है ना, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, उनका एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दांत का काम होता है चीरना, फाड़ना, पीसना, इन सब का काम होता है चबाना। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो आगे हम आपको बता देंगे। तो देखिए माउथ की हम बात करें तो माउथ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और मुंह में ये जो कि लार का निर्माण करती है। मुंह में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? मुंह में लार का निर्माण करती है। यदि हम बात करें इसमें तो लार ग्रंथियों में, तो मानव के अंदर ना, यानी एक नॉर्मल, जैसे कि हम लोगों में ना, तो हम लोगों में डेली हम बता रहे हैं, यानी कि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बन जाता है आपके मुंह में। आप 1.5 लीटर लार पी जाते हैं और कोई सही अंदर 1.5 लीटर लार पिए भी नहीं करते। देखिए अभी हम बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो मुंह के अंदर क्या हो रहा है? लार्वा बन रहा है। क्या बन रहा है? लार्वा। अब इस लार को हम क्या कर रहे हैं? ये रह रहे हैं, जितना बार बोल रहे हैं उतना लार बन रहा है, ढकेल लिए। ये इसे आप जब भी बोलते हैं ज्यादा ना, तो मुंह में लार बनता है जिससे आप ढकेल ही लेते हैं और कोनो काम नहीं करते। ढकेलने का मंदिर के अंदर मतलब निकल लेना, वही बात है। आप जब देखें हम कुछ भोजपुरी वर्ड यूज करेंगे जैसे कि ढकेल लेना, ठीक है, कचर लेना, ये कचरने का मतलब चबा लेना, ये सारे वर्ड होते हैं, चबाना, कचाना, ये आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो यह होता है 1.5 लीटर लार बनता है एक सामान्य मनुष्य के अंदर। लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है? लार कुछ ज्यादा बनता है। अब कोई सर छोटे बच्चों में लार ज्यादा बनता है, हाँ, तो देखिएगा क्या होता है, छोटे बच्चों को जैसे ही क्या होता है लार ज्यादा बनता है, आप कुछ भी उसे पिला दीजिए ना, तो देखिए क्या करता है कि सोया रहेगा तो इधर लार टपकता रहेगा। लमसम 3 लीटर के करीब क्या होता है, 3 से 4 लीटर के करीब उसके अंदर लार बन जाता है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में लार बहुत ज्यादा, लार ग्रंथियां जो होती हैं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, जिसके कारण छोटे बच्चों में लार का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं, जो देखिए छोटा बच्चा आदमी तो पढ़ा लिखा रहे, गाँव में लोग क्या कहते हैं, फलानमा का मम्मी ना कुछ खैले नहीं की, यही से ओकर लइकवा का लार टपकता। गजब हाल है यार, पूरा बकलोले सब, ठीक है। तो गाँव में ऐसा हो जाता है, अरे यार कुछ खाने से लार थोड़े टपकता है, ठीक है। अब भगवान ने हम लोग को बनाया है, छोटे बच्चों को जानते हैं कि वो धूल मिट्टी में खेलेगा तो मुंह में लार खरीबे, मतलब मट्टी डाल लेगा। अब लार, उसमें लार में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। तो भगवान बहुत होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया कि छोटे बच्चों में लार ग्रंथि को ज्यादा सक्रिय कर दिया और बूढ़ों लोगों में लार ग्रंथि को कम सक्रिय कर दिया, ठीक है। तो इसलिए लार ग्रंथियां छोटे बच्चों में सक्रिय होती है, जिसके कारण लार ऐसे टपकता रहता है, ठीक है। क्या होता है? टपकता रहता है। आई बात ऐसे ले रहेंगे, मालूम जो इधर चुगा दिया है कि नहीं। गाँव में लोग कहे अरे फलानवा के मम्मी हाई ना कैलियो, ठीक है, वो कहते है खटाई खाए के मन करता है लेकिन खैलस ना, कहल जाए खा ले तो कहते हमके ना मन करेला खाए के, वही से लइकवा का लार टपकता। गजब हाल है यार। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, एक मतलब हम बकलोल हैं। देखो को समझाने जाएंगे, गांव में कोनो कोई तो भाभी के लोग को तो गुस्से हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो सच है कि किसी को बोलबे मत करो, ठीक है। तो एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप लोग जानिए। तो यानी छोटे बच्चों में लार ग्रंथियां क्या होती है? ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए छोटे बच्चों में लार का निर्माण ज्यादा होता है। क्लियर? कोनो डाउट? बोलो तो कोनो डाउट, नहीं तो हम आगे बढ़े, ठीक। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है, तो मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन है? पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरा है सबमेंडिबल ग्रंथि। ये 3 प्रकार की क्या होती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं लार में। हम बोले ना कि साथ साथ में हम ग्रंथि को भी पढ़ते जाएंगे। तो मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरा है सबमेंडिबल ग्रंथि। अगर बात करें पैरोटिड ग्रंथि की, तो ये साथ में ना ये जहर थैली का निर्माण करती है। सांप के अंदर जो जौहर थैली का निर्माण होता है मुंह में, तो सांप के अंदर क्या होता है, जौहर का निर्माण यही पैरोटिड ग्रंथि करती है। क्लियर? सब लिगुअल ग्रंथि की बात करें तो ये जीभ के नीचे होती है। कहाँ होती है? जीभ के नीचे, ठीक नीचे, ठीक है। ये मुंह दिख रहा है ना, थुथुन, इसको पूरा हिस्से को क्या कहते हैं? थुथुन कहते हैं, ठीक है। तो मुख का जो पूरा ये वाला एरिया है, इतना पकड़ लेंगे ना तो थुथुन, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है, जीभ के नीचे लार ग्रंथियां होती हैं, इसीलिए लार का निर्माण इसके अंदर ही होता है, ठीक है। जीभ के नीचे, ऐसे जीभ का आप ऊपर उठाए देखिए, नीचे लार बन जाएगा। तो ये सबड्यूल ग्रंथि क्या करती है? चिपचिपे पदार्थ का क्या होता है? स्राव करती है। क्या करती है? सबगुअल ग्रंथि क्या करती है? सबलिंगुअल ग्रंथि चिपचिपे पदार्थ का स्राव, जिससे खाना चिपचिपा हो सके। अब इसमें एक चीज समझिए, सबमेडुबल ग्रंथि क्या करती है? लार का स्राव करती है। देखिए लार का मेन स्राव कौन करता है? सबमेडुबल ग्रंथि। लार का स्राव कौन करता है? सबमेडुबुलर ग्रंथि
क्या करती है, लार का स्राव करती है। सबसे अधिक लार यही निर्माण करती है। ये चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती है, जिससे खाना क्या हो सके कि आपके मुंह में चिपचिपा बन सके, जिससे आपको ढकेलने में अंदर परेशानी न हो। अगर बताइए आप ढकेलते जाइए, खाना ढकेलते देखिए अटकने लगेगा। क्यों अटकने लगेगा? अटकने का मतलब ये रीजन है कि आप खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या अटक क्यों रहा है? अटकने का मेन रीजन यह हो जाता है ना कि लार मुंह में बनता ही नहीं उतना जल्दी, जिसके कारण आप ढकेलते तो अटकने लगता है, कहते यार बहुत अटकता है। ठीक है, तो ये सब इसी के कारण होता है। पेरोटिड ग्रंथि में आपको बताइए दिए हैं। ठीक है, तो चिपचिपा खाने का चिपचिपा होना बहुत जरूरी है। और बता रहे थे ना, जीभ का काम होता है भोजन को फेंटना। मुंह में लार तो बन गया, आप मुंह में खाना खाएं तुरंत क्या करेंगे, उसको जीभ के अंदर डालेंगे, जीभ तुरंत ही चला चला कर क्या करेगी, फेंट देगी। आप फेंट देगी तो खाना पूरी तरह से चिपचिपा हो जाएगा, जिससे अंदर ढकेलने में क्या होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। बातें समझ में आ गई, लार का होना कितना जरूरी है। अब एक चीज समझो, लार में ये जो लार हम बता रहे थे, इस लार में ना 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरा है टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। ये 4 प्रकार के एंजाइम है। पहला क्या है, लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है डाइस्टेज, चौथा है म्यूकस। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज समझिए, लाइसोजाइम एंजाइम की बात करें तो जीवाणुओं को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। इसीलिए भगवान ने छोटे बच्चों में लार का निर्माण ज्यादा किया कि मट्टी उट्टी खाएगा तो मट्टी में बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे तो उनको क्या करेगा, वो मार देगा। क्लियर? दूसरा टाइलिन और डाइस्टेज। सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन ही बनता है। कौन बनता है? टाइलिन सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसीलिए कभी छोटे क्लासेस में देखेंगे तो टाइलिन का जिक्र कर देगा, बाकी सबका जिक्र नहीं करता है। तो टाइलिन मुंह में क्या होता है, सबसे अधिक बनता है यहीं पर। ठीक है, अगर हम बात करें डाइस्टेज की, तो ये दोनों का काम होता है स्टार्च का पाचन का। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च का मतलब होता है चोकर। चोकर, चोकर जानते हैं ना, गेहूं का छिलका जो होता है ना, उसे चोकर कहते हैं। जब आटा उटा पिसा कर आता है तो मम्मी लोग क्या करती है, उसे चाल कर उसको अलग करती हैं तो चोकर निकलता है। जिससे आदमी क्या करता है, जिनके घर जानवर होते हैं तो बकरी को या भैंस को क्या करते हैं, झोर कर खिलाते हैं। झोरने का मतलब होना है उनके नाद में इसे मिला देंगे ना तो वो बहुत अच्छे से खा करती है। ठीक है, अब इसलिए भैंस में ना, भैंस, अगर भैंस का जिक्र करें, देखिए भैंस का नाम याद करने से मतलब कि याद आ गया चीज। ठीक है, वो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्च की हम बात करें चोकर की, तो इसमें एक चीज समझिए, भैंस के अंदर भी लार का निर्माण थोड़ा ज्यादा होता है। देखना भैंस ऐसे बैठी रहेगी, ऐसे लार टपकाती रहेगी। ठीक है, क्या करती है, कभी भैंस के मुंह में हाथ डाले हैं? नहीं डाले होंगे, हमको मालूम है। तो भैंस के मुंह में हाथ डालकर देखिए, चीपिर चीपिर करेगा। हम एक बार डाले थे, एक बार का हमारे को भैंस थी, उसका नाम था लोलिया। ठीक है, उसके मुंह में ऐसे हाथ पे से तो वो चीपिर चीपिर कर रहा था। ठीक, तो उसमें भी लार का निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है, म्यूकस की हम बात करें तो म्यूकस क्या है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे निगलने में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हम बात करें तो यह हो गया मुंह के अंदर, यह कितना हो गया, मुंह के अंदर हो गया। ठीक, बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यह हम मुंह का भी पढ़ना है, केवल मुंह को, धीरे धीरे इसे बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारा ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली के अंदर भोजन जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इसमें क्रमणकुंचन होता है। क्या होता है? ग्रासनी में ऑक्सीजन जाता है। तो यहाँ पर तो हम बातें नहीं करेंगे ग्रासनी, चलो लिख दिए तो लिख लेना आप लोग भी। ग्रासनली की हम बात करें तो इसमें भोजन जाता है, जो नली आप खाते हैं तो इससे जाता है। ठीक है, तो इसमें क्रमणकुंचन होता है। क्रमणकुंचन ऐसे 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 ऐसे, जैसे आप धागा को ऐसे लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे पेट के अंदर होता है। ये सांप को देखें चलते हुए ना, तो ऐसे यहाँ पर भी क्रमणकुंचन होता है। यहाँ पर खाना है तो ऐसे होगा तो आगे वो बढ़ता जाता है। तो ये क्रमणकुंचन है। क्रमणकुंचन का मतलब होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बाद कहाँ चलाता है, ये पेट में। कहाँ चलाता है? पेट में। हम आगे बात करते हैं पेट की, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पेट का जिक्र करते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे अमाशय। देखिए हमने आगे वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो देखिए अब हम समझने वाले हैं स्टोमच को। स्टोमच को समझने वाले हैं, ठीक है, यानी पेट को। इसके पहले हम ग्रसनी को समझें। ठीक है, ग्रसनी क्या होता है, जिसमें खाना कुछ, देखिए जब ग्रसनी में खाना, नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि जब खाना मुंह से कूच कर ग्रसनी से होते हुए जब वो पेट में आता है तो उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बोलस। और जब वो छोटी आंत से बाहर निकलता है एनस के थ्रू तो उसे काइल कहते हैं। जो आपका लैट्रिन निकलता है उसे काइल बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर। तो अभी स्टोमच की बात करें, स्टोमच यानी होता है पेट। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पेट का है, इसी को हम पेट कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पेट नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम का है, यहाँ से इतना एरिया शायद दिख रहा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखे। तो इतना से ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये पेट का नहीं है।
ठीक है। पेट केवल यहाँ पर होता है, छोटा सा पेट है, इतना बड़ा पूरा बड़ा पेट नहीं है। वो तो पेट के ऊपर फैट इकट्ठा हो जाता है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत पर फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो बाहर आ जाता है, पूरा पेट नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टोमच यानी पेट। पेट को हम बात करें तो पेट में जो भोजन होता है केवल 4 घंटे रहता है, ठीक है। 4 घंटे के बाद दोबारा आपको भूख का एहसास हो जाएगा। तो पेट के अंदर भोजन कितने घंटे, 4 घंटे। और 4 घंटे के बाद वो कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। हम आगे डिस्कस करेंगे छोटी आंत को, हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो पेट के 3 हिस्से होते हैं, इन सब पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। पेट के कितने हिस्से, 3 हिस्से। पहला देखिए यहाँ पर होता है कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। पेट के कितने हिस्से, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक जो होता है ना, कार्डिक वाला देखिए यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, देखिए ये पेट आ रहा है ना, तो यहाँ से यो और ये 3 हिस्से हो गए। तो इस प्रकार पेट के टोटल कितने हिस्से, पेट के 3 हिस्से। अगर हम बात करें पेट में, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये जीवाणुनाशी होता है, जो कार्डिक वाला होता है। कार्डिक में क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना डेंजर होता है ना कि वो क्या करे, हड्डी को भी पचा कर लेगा। आप किसी कुकुर का भी, सॉरी कुकुर नहीं, किसी भी चीज का हड्डी खा लीजिए, ठीक है, जैसे कुत्ता खाता है ना हड्डी, तो देखना वो हड्डी का पाचन कर जाता है। इसी प्रकार इंसान क्या कर दे कि किसी, जैसे कि मुर्गा का हड्डी खा ले, बकरे का हड्डी खा लेता है, तो उसका भी पाचन ये कर देता है, लेकिन उसको गला देता है। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यदि मान जाते हैं कि पेट के अंदर ये गला देगा, तो पेटे को काहे नहीं गला देता है। तो देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि पेट की आंतरिक दीवार पर ना म्यूकस होता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण इसको जलने नहीं देता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, इसको जलने नहीं देता है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक से इसको बचाता है। पेट को म्यूकस क्या करता है कि पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। भगवान ने आपको बहुत सोच समझ कर बनाया है, ठीक है। अब सोचिए कितना बेहतरीन तरीके से बनाया है, किसी इंसान के अंदर भेदभाव नहीं रखा। अगर भेदभाव रखे होते ना, तो यहाँ पर जो भेदभाव रखते हैं वो नहीं होते। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो छोटी पेट का हिस्सा है, पेट के अंदर जो म्यूकस है, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट को बचा लेता है। क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, जीवाणुनाशी होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। मान लीजिए कि आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो क्या हो गया कि बिना हाथ धोए आपने खाना खा लिया, तो बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो पेट के अंदर चला गया। और पेट के अंदर मान लीजिए कि बैक्टीरिया चली गई, तो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, आपके ब्लड में जाएंगे ना। तो इससे क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे क्या करता है, मार देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो खाना शुद्ध हो जाता है। आई बातें समझ में। तो इस कारण इंसान बच जाएगा। किसान को नहीं देखे हो यार, खेत में काम करता रहेगा, हाथों नहीं धोएगा, रोटी है तो रोटी से लपटेगा, अचार लपटेगा, वैसे ही खा लेगा, अपना काम लग जाएगा। फिर हल उठाएगा, कुदाल उठाएगा, फड़वा उठाएगा, करना काम चालू कर देता है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत होता है। अगर हम बात करें दूसरा, एक कार्डिक वाला हिस्सा था, फंडिक की हम बात करें तो बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूजी पाया जाता है, इसके अंदर रूजी पाया जाता है। ये रूजी जो होता है ना, काटेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, काटेनुमा संरचना। यही भोजन को पेट के अंदर 4 घंटे रोक कर रखता है। कितने घंटे, 4 घंटे तक पेट के अंदर भोजन कौन रखता है, रूजी। और रूजी देखो ये काटेनुमा संरचना, जब 4 घंटे के बाद खाना क्या होता है, छोटी आंत में चला आता है, तो यही रूजी चुभता है। क्या होता है, चुभता है, तो आपको दर्द करिए, पेट में हाथी लोटाता है। अरे पेट में थोड़े हाथी लोट रहा है, पेट में रूजी गड़ रहा है। क्या गड़ रहा है, तो पेट का गड़ना मालूम चल रहा है कि भोजन ना करने को पेट क्यों गड़ता है, तो वो किसके वजह से गड़ता है, रूजी की वजह से। क्लियर। हम लास्ट वाले हिस्से की बात करें तो यह पाइलोरिक वाला हिस्सा। यह पाइलोरिक की हम बात करते हैं, नीचे वाला हिस्सा होता है। कौन सा, नीचे वाला। यह क्या करता है, तो पाइलोरिक, देखिए यहाँ पाइलोरिक नहीं लिखे हैं, हाँ ठीक, देखिए तो पाइलोरिक वाले हिस्से में क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ देखिए लिखे तो है, ठीक है। इसमें यह जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जठर। पाइलोरिक में क्या होता है, जठर रस का निर्माण, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं पाइलोरिक वाले हिस्से में। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां। यहाँ पर लिखे हुए हैं, जठर ग्रंथियां क्या करती है, जठर रस का निर्माण करती है। जठर ग्रंथियां क्या करती है, जठर रस का निर्माण करती है। ये इसका हिस्सा, इधर वाले का नहीं है, ठीक है। ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, जठर रस का निर्माण करती हैं, जैसे रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बनाता है, ठीक है। जैसे दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को किस में कन्वर्ट करता है, दही में। तो आप देखे होंगे खासकर कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो खाना खाता है ना, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, वो मतलब कि यानी दूध पी लेगा। दूध पी लेगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गोदी में का बबुआ, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा दबा जाएगा ना, तो क्या करेगा, सब बाहर फेंक देगा। तो देखिएगा फेंकता है ना, तो फटा हुआ फेंकता है। क्यों फेंकता है, वो रेनिन की वजह से फेंकता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, दूध को तुरंत दही बना देता है। अब सोचो, ये छोटे बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा निकलता है। अब बूढ़ों में बहुत कम निकलता है, जो बूढ़े लोग हो गए, जिनकी उम्र 40-45 से ऊपर हो गई। तो इसलिए उन लोगों को दूध का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। अब किसी
मतलब 50 वर्ष का व्यक्ति उसको दूध उमच के पिला दीजिए, देखिए ना छेड़ना चालू कर दे तो कहिए, ठीक है। वहीं पर बड़े व्यक्ति को पिला कर देखिए कुछ नहीं होगा, वहीं पर छोटे बच्चों को देखिए कुछ नहीं होता है। तो जो बूढ़े लोग हो गए हैं 50 से ऊपर के क्रॉस कर गए, उनको आप अधिकतर क्या दीजिए, दही दीजिए, दही से ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जो कहें कि दूध अंदर जाने के बाद दही तो बन रहा है, तो उसको ज्यादा क्या हो जाएगा, दही ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बनाता है। पेप्सिन की बात करें तो इसको बबुआ ध्यान रखेंगे, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय यहाँ पर देखिए, यह है जो एरिया दिख रहा है ना, यह अग्नाशय का है। किसका है, अग्नाशय का। अग्नाशय ये पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पाचक एंजाइम का। ये 3 प्रकार के पाचक एंजाइम का निर्माण करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। कितने प्रकार के, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और तीसरा क्या है, लाइपेज। अगर ट्रिप्सिन की हम बात करें तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन कर देता है, जैसे चोकर वगैरह का पाचन कर देता है, ठीक है। जैसे कि रूखी हुई चीजें आप खा लेते हैं तो उसका पाचन कौन कर देता है, तो एमाइलेज कर देता है। और लाइपेज क्या करता है, फैट यानी वसा का पाचन करता है। वसा समझ रहे हैं, बोलिए, कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वसा जो होता है ना, ठीक है, वसा किसका, फैट का। फैट यानी कि जो आप ऑयली फूड खाते हैं ना, उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। यदि नहीं होता तो आपका दिक्कत हो जाता है। लीवर भी ऐसे ही कुछ काम करता है, लीवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखिए डाइजेस्ट सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम आज के लिए बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, फैट को किस में कन्वर्ट करता है, सॉरी, लाइपेज क्या करता है, फैट को पाचन करता है। फैट यानी कि वसा का, ऑयली फूड का पाचन कर देता है, क्लियर। तो यहां तक आप समझ गए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यह था हमारा अग्नाशय। कल हम समझेंगे लीवर के बारे में, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस के बारे में समझ के चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चैप्टर तो थोड़ा लंबा था, अभी यही लंबा हो गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो जय हिंद।